सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम अपने वसंत का जो अध्याय हमारा अधूरा रह गया था, कामचोर, लेखक इस्मत चुगताई, लेखिका है उर्दू की, जिन्होंने बच्चों की स्थिति को बताया है कि बिना अनुभव के जब बच्चे कार्य करते हैं तो वो कार्य ने हमारे लिए कम नहीं बढ़ा देते हैं। हमें बच्चों को नियमित तौर से घर के छोटे छोटे काम करवाने चाहिए ताकि उन्हें काम करने का अपना एक अनुभव हो और वो लोगों की मदद के अनुसार कार्य कर सके। ऐसा नहीं कि वो काम को और बढ़ा दें। तो बसंत का हमारा जो अध्याय अधूरा रह गया था उसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि बच्चों ने बहुत काम तनख्वाह के चक्कर में या जो आदेश उन पर पारित हुआ था कि काम तो करना ही पड़ेगा, नौकरों की छुट्टी की जाएगी, उस चक्कर में जो उन्होंने काम किया था वो काम कम किया था बल्कि काम को बढ़ा दिया था। घर के लोगों के लिए आफत मचा दी थी। अब उसमें चाहे पेड़ पौधों को पानी डालना हो या दरी की सफाई करनी हो, इस तरीके के जितने या मुर्गों को दड़बों में बंद करना हो, जितने भी काम थे वो उन्होंने अपने ही घर वालों के लिए बढ़ा दिए थे। वो मुर्गियों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। आपने देखा होगा कि दादी की सफ़ेद चद्दर पर पाँव के छापे मांड दिए। आगे जब हम पढ़ने जा रहे हैं वो वहीं से पढ़ने जा रहे हैं जहाँ हमने अपना अध्याय छोड़ा था। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी पर इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ पड़ी। लेखिका कह रही है कि जब मुर्गियों को पकड़ने के लिए सारे बच्चे दौड़े तो कहीं मुर्गियों ने अपने पाँव कत्थे में रंग के सफ़ेद चादर पे लगा दिए थे या कहीं खीर की कटोरी में जाकर वो छपाक गिरी जिससे खीर ज़मीन पर आ गई। उसी के बाद लेखिका कह रही है कि एक मुर्गी ने दाल की पतीली यानी तपेली में ही छपाक से वो गिर गई और वहाँ से कूदकर जब वो भागने लगी तो वो सीधी जाकर मोरी में तेज़ी से फिसल गई। बहुत से बच्चे जानते होंगे मोरी किसको कहते हैं। जनरली आप लोगों ने अब जो हमारे नए मकान बन रहे हैं उनमें मोरी नहीं होती है, लेकिन जो पुराने घर हैं या गांव में जो बच्चे रहते हैं वो अच्छे से समझते हैं कि किचन के पास बर्तन मांजने का एक जगह होती है जहाँ पर बैठकर बर्तन मांजे जाते हैं, उसको मोरी कहा जाता है। हमारे इधर नाथद्वारा एरिया में नारदा बोला जाता है और बाकी जनरली उसको मोरी कहा जाता है। मोरी जहाँ पर अक्सर हाथ पांव धोने का काम करें या जो पानी से रिलेटेड साफ़ सफाई का काम होता है, बर्तन मांजने का, हाथ पांव धोने का, नहाने का, उसको मोरी कहा जाता है। तो जो मुर्गी थी वो पहले तो दाल के तपेले में कूद के निकली, तो यानी कि वो दाल से तो भरी रही थी, फिर वो मोरी में जाकर फिसल गई। अब जो पुराने घरों में मोरियाँ होती थी या बर्तन मांजने के स्थान होते थे, और आप लोगों को पता है कि पहले बर्तन राख से मांजे जाते थे, तो वहाँ पर एक राख जमी हुई कीचड़ जैसा तो रहता ही था। तो वो कीचड़ वहीं पास में बैठकर जो मौसी जी हाथ पांव धो रही थी, मुर्गा फिसल के कीचड़ में घुसा और कीचड़ के सारे छींटे मासी जी के मुंह पर आ गए। आप इमेजिन करते रहिएगा, ये एक एक घटना है। देखिएगा कि चेहरे पर अपने आप एक हंसी सी आ जाती है, लेकिन ये हम पढ़कर जो एक हंसी महसूस करते हैं वो अलग बात है, हमारा मनोरंजन अलग बात है। उसी के साथ ये है कि इस तरीके के काम जो हम बिना अनुभव के करते हैं वो घर में कितना काम बढ़ा देते हैं या घर में कितना नुकसान कर देते हैं, उसकी कल्पना करना मुश्किल होता है। तो लेखिका कहती है कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर जा पड़ी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी।
बेनकेल यानी नकेल के बिना। अब ये नकेल क्या चीज़ होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो पालतू जानवर होते हैं, अब उसमें बैल कह लो, ऊँट कह लो, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उनके नथुनों में रस्सी डालकर लगाम की तरह पकड़ने का एक साधन बनाया जाता है, जिसके द्वारा जानवरों को हम लोग अपने काबू में रखते हैं। जब वो कोई मन मर्जी करना चाहे तो उसको खींच लेते हैं ताकि वो है जहाँ रुक जाए। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि बैलों के भी होता है, घोड़ों के भी होता है, ऊँट के भी होता है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने देखा होगा नाक के नथुनों में से रस्सी निकलती है और उसको पीछे तक लिया जाता है, उसको नकेल कहते हैं। और बेनकेल यानी जहाँ पर ऐसे जानवरों के नकेल नहीं डाली हुई हो, नाक के अंदर नकेल नहीं डाली हो, रस्सी नहीं डाली हुई हो, तो वो बिना नकेल का। बेनकेल यानी बिना नकेल का। और ऐसे जानवर जो होते हैं वो किसी के अंडर में नहीं होते हैं, वो अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। नकेल डालने का मतलब ही यही होता है कि जानवरों को अपने अंडर में रखना, ठीक है। तो वही कंपैरिजन कर रही है लेखिका कि इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट यानी बिना नकेल डाला हुआ जो ऊँट होता है वह चारों तरफ दौड़ता रहता है, इसी तरीके से मुर्गियां भी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। दड़बा मैंने आपको बताया था, दड़बा जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है पैक करके, उसको दड़बा कहा जाता है, उस पिंजरे को दड़बा कहा जाता है। तो लेखिका कह रही है कि एक भी मुर्गी दड़बे में जाने के लिए राजी नहीं थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ें आई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब धीरे धीरे शाम का समय आ रहा है और जो पालतू भेड़ें थी वो भी घर के अंदर आई। तो बच्चों में से मतलब मुर्गियों के उस उधम से तो अभी तक पार मिला ही नहीं है, और किसी बच्चे को लगा कि जो भेड़ें आई हैं उनको भी हम दाना खिला दें। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया, ठीक है ना। अब वो दिन भर की बाहर घूमती फिरती भेड़ें जब घर में घुसी और उन्होंने दाने का सूप देखा। सूप का अर्थ यहाँ पर बर्तन से है, जिस बर्तन में जिस पात्र में भेड़ों को दाना डाला जाता है वो देखा कि हाँ वो दानों से तैयार है, तो वो एकदम एक साथ उस दाने को खाने के लिए झपट पड़ी यानी एक साथ कूद पड़ी। ठीक, होता यह है कि पहले जानवरों को लाके घर में बांधा जाता है उनके यथा स्थान पर, और उसके बाद उनको दाना डाला जाता है। लेकिन बच्चों को इन चीज़ों का भी अनुभव नहीं है, बस उन्हें तो ये पता है कि शाम के समय भेड़ों को दाना दिया जाता है। तो उन्होंने बिना बांधे ही उनको दाना दिखा दिया। तो वो दाना देखते ही भेड़ें एक साथ उनके ऊपर टूट पड़ी, लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, यानी एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती तख्तों के ऊपर। तख्त आपको पता ही है, लकड़े के जो पाटियाँ होते हैं उनके ऊपर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल मशहूर होना यानी आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर भेड़ों का झुंड देखा होगा कि एक या दो भेड़ सबसे आगे चलती हैं और पीछे 3-3, 4-4 भेड़ों की लाइन बन के चलते जाते हैं। वो भेड़ों के लिए ये मशहूर होता है कि वो कभी ऊपर गर्दन उठा के नहीं देखती। आगे की जो दो भेड़ें हैं वो जिस रास्ते चलती है बस वो गर्दन झुका के उसी रास्ते पर पीछे की सारी भेड़ें चलती है। इस चाल को भेड़ चाल कहा जाता है, यानी एक जना जिधर जा रहा है बाकी सब भी उधर ही चले, उसे हम भेड़ चाल कहते हैं। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। ये जो ऊपर आया है लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, जैसे ही एक दो भेड़ें एक दूसरे को धक्का मुक्की करती तख्तों के ऊपर चढ़ी है। तो लेखक कह रहा है भेड़ चाल मशहूर है, यानी कि एक दो चढ़ी यानी कि अब सबको चढ़ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र कहाँ है? दाने के ऊपर, दाने के बर्तन के ऊपर। और इसीलिए उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बीच में क्या आ रहा है। कहीं पलंगों के ऊपर यानी बिस्तर पड़े हुए हैं, पलंग बिछे हुए हैं, उनके ऊपर बीच में अगर बर्तन आ रहे हैं तो उनको ठोकर मारती हुई सब एक साथ चले जा रही है। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा, सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी।
भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। ठीक है ना। ये हमने पिछले लाइव क्लास में अभी सलमा सितारे और गोखरी चंपा वाला लाइन हमने समझी थी। ये यहाँ पर भी आ गई है कि तख्त पर भेड़ें तख्त पर चढ़ी थी। अब वहाँ तख्त पर उस वक्त क्या हो रहा था कि बानी दीदी, बच्चों की जो दीदी है उसका नाम है बानी, वो दुपट्टा फैला कर, गोखरी चंपा रखकर, सलमा सितारे रखकर, मतलब उस दुपट्टे के ऊपर कुछ कारीगरी करनी है बानी दीदी को। तो वो अपनी बुआ से राय मशवरा कर रही है कि कैसे क्या कलाकृति बनानी है उसके ऊपर, कैसे उसके ऊपर वर्क करना है, तो उसके बारे में डिस्कस कर रही है। और वो कर ही रही थी और इतने में क्या हुआ कि भेड़ें उसके ऊपर चढ़ गई और निसंकोच, बिना संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कहना चाहिए कि किसी चीज़ को पूरा करने के लिए जो एक हेजिटेशन हमारे अंदर आ जाती है, करें नहीं करें, एक लिहाज जो आ जाता है कि हमें करना है या नहीं करना है, पूछ लें, वो कुछ भी नहीं है। बिना संकोच के, बिना हेजिटेशन के उस दुपट्टे के ऊपर चढ़कर उनको रौंदती हुई, उनको कुचलती हुई, अपने पैरों के रौंदना है ना, पैरों के तले कुचलना, रौंदती हुई, बैंगनों का छिड़काव करती हुई। बैंगने आप सब जने समझ गए होंगे, गंदगी करती हुई, ठीक है ना, छिड़काव करती हुई वे सारी भेड़ें वहाँ से दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती रहीं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब जब ये भेड़ें एक दूसरी जगह से इस तरीके से बिना झिझक के निकल रही थी, निसंकोच यानी बिना झिझक के निकल रही थी, सब तरफ गंदगी कर रही थी, और जब भेड़ें एक जगह से होकर निकली तो ऐसा लगा तूफान गुजर गया, चारों तरफ थोड़ी शांति हुई। और लेखिका कहती है कि ऐसा लगा जैसे जर्मन की सेना अपने टैंकों सहित निकली, बमबारी करती हुई, उधर से छापा मारती हुई गुजर चुकी है। एक जो सेना निकलती है पूरे अपने हथियारों के साथ, उस वक्त जो हलचल होती है और उसके निकलने के बाद जो शांति होती है, ऐसा कुछ लेखिका को लग रहा था। लेखिका ने कहा कि जहाँ जहाँ से सूप गुजरा यानी दाने का पात्र गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह सूंघती हुई उधर से निकल गई। और इस सब निकलने के बीच में उन्हीं की कोई दादी थी या जो भी बुजुर्ग महिला थी, हज्जन माँ, वह पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांककर, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस्मत चुगताई एक उर्दू लेखिका है, वे स्वयं भी मुस्लिम समुदाय से थी, तो यहाँ पर सारे नाम आपको वैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि मुस्लिम तबके का जो पहनावा है वो सलवार सूट है जिसके साथ दुपट्टा लगाया जाता है, इसीलिए दुपट्टा यानी चुन्नी, दुपट्टे का अर्थ क्या होता है? चुन्नी। बार बार दुपट्टे का नाम आ रहा है, वैसे आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, दुपट्टे का अर्थ होता है चुन्नी, और सलवार सूट के साथ चुन्नी उनका अपना पहनावा है। तो लेखिका यही कह रही है कि हज्जन माँ पलंग पर दुपट्टे से अपना मुंह ढांककर यानी मुंह तक दुपट्टा ओढ़कर सो रही थी, और इस वक्त जो उनके ऊपर से जब भेड़ें गुजरी तो उनकी स्थिति कैसी हो गई कि वो किसी शायद सपने में थी, किसी सपनों में किसी महल में सैर कर रही थी, घूम रही थी, और इतने में जब भेड़ें गुजरी तो वो पहले तो उस खुद के ही दुपट्टे में, खुद की ही चुन्नी में वो उलझ गई, और उलझने के साथ साथ वो क्या चिल्ला रही है? मारो 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 मारो, मतलब कोई निकल रहा है और वो चिल्ला रही है मारो मारो। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठकर मटर की फलियां तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती,
बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, जब वह आप ही पर चढ़ बैठेगी, जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब इतना कुछ कर दिया, ठीक है, कि बानू दीदी की दुपट्टे के ऊपर से भी निकल गई, हज्जन माँ की ऊपर से भी निकल गई उस, और वो सब निकलते निकलते सबकी नज़र कहाँ थी, दाने वाले पात्र पर, दाने वाले बर्तन पर थी। तभी उन्हें दिखा, भेड़ों को क्या दिखा कि बीच चौक में बैठी हुई तरकारी वाली, ठीक है, तरकारी वाली यानी तरकारी का अर्थ होता है सब्जी वाली। तरकारी का अर्थ क्या होता है, सब्जी। ये जो अर्थ है सब्जी, अब सब्जी बेचने वाली, तो यहाँ पर क्या हो गया, तरकारी वाली। तरकारी का अर्थ सब्जी। तो वो टोकरी लेकर बैठी है और रसोइयों को रसोई को मटर की फलियाँ तोल तोल के दे रही है। और इसी वक्त भेड़ों की नज़र हरे हरे मटर पर पड़ गई, तो उन्होंने तुरंत अपना रुख बदल लिया और वो किधर दौड़ गई, तरकारी वाली की तरफ, सब्जी वाली की तरफ, ठीक है। अब जब सब्जी वाली ने देखा कि वो इस तरीके से दौड़ कर आई है, तो वो अपना बीच बचाव करने तो दौड़ी, उनको मारने तो दौड़ी, लेकिन भेड़ों के लिए भेड़ों के लिए क्या, भेड़ों के शरीर पर मोटी मोटी ऊन होती है, तो उनकी स्थिति यही होती है। ऊन यानी वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी, आप समझ सकते हैं। तब उसके ऊपर उनमें मिट्टी होती है, मिट्टी पकड़ती है वो, तो अगर आप लकड़ी लेकर भेड़ों को मारोगे तो उसमें से मिट्टी ही उड़ेगी, भेड़ों को लगती नहीं है। तो यही लेखिका बता रही है कि जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों वैसे ही होता है, भेड़ों को चोट नहीं लगती। और थोड़ी ही देर में भेड़ों ने क्या किया कि तरकारी छिलकों समेत अपनी पढ़ाई की पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब लेखिका क्या कह रही है, अब इतना सब होने के बाद तरकारी वाली अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए भी निकली, लेकिन भेड़ों ने क्या किया, तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। हम क्या करते हैं, कढ़ाई में ही सब्जी बनाते हैं और साफ करके बनाते हैं, लेकिन भेड़ों ने क्या किया, छिलकों समेत यानी मटर का छिलके समेत मटर खा गई। पेट की कढ़ाई यानी कढ़ाई कौन सी है, पेट झोंक दी यानी अंदर की तरफ डाल दी। इधर भी प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों को दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। अब बच्चों ने पहले कारपेट गंदा किया, फिर चौक गंदा किया, फिर झाड़ू तोड़े। झाड़ू तोड़ने के बाद नल के वहाँ पानी पेड़ पौधों को देने के लिए वहाँ मामला गड़बड़ किया। उसके बाद मुर्गियों से कबड्डी खेली। मुर्गियों के बाद नंबर आया भेड़ों का, उनसे 2-2 हाथ कर लिए। अब बात बच्चों को ध्यान आया कि इतना सारा काम करने के बाद अभी तक तो भैंस का दूध भी तो निकालना है, ठीक है। अब मतलब भैंस की बारी आई, ओके, क्योंकि अल्टीमेटम मिला हुआ है, घर के मुखिया ने क्या कहा है, रात का खाना नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत उधर का रुख किया, इधर का, भैंस का, और वो तुरंत दूध निकालने के लिए तो उन्होंने बाल्टी उठाई और 4 थन पे 8 हाथ लग गए, ठीक है। वैसे दूध निकालने वाला एक ही होता है, एक ही हाथ यानी एक ही जना यानी 2 हाथ 4 थनों से दूध निकालते हैं। यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है, थन 4 हैं और 8 हाथ यानी कि कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे एक साथ दूध निकालने के लिए गए हैं। अब बेचारी भैंस की भी तो अपनी स्थिति, अगर इस तरीके से हमला होता है तो निश्चित है कि वो एकदम से घबराएगी ही। तो उसने तुरंत अपने चारों पाँव से एक दूसरे को लात मारकर बाल्टी दूर गिरा दी और वहाँ से दूर जाकर खड़ी हुई। तो अब क्या करना है, बच्चों के दिमाग में फिर ये कौंधा कि अब क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने तुरंत कहा कैसा करते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ के पाँव उसको बांध देते हैं, उसके बाद हम
उसका दूध निकालेंगे। और जैसे ये तय हुआ तो बस झूले से रस्सी उतार के लाए और भैंस के पैर बांध दिए। कैसे बांधे गए कि पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से, ठीक है, पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई यानी पलंग, ठीक है, चारपाई यानी पलंग। आपको पता है कि गांव में नवार वाले रस्सी वाले पलंग होते हैं जिनको हम माचा कहते हैं, मचिया जिसको कहते हैं, ठीक है, हमारे मेवाड़ी में माचा कहा जाता है। तो हिंदी में उस माचे को चारपाई कहा जाता है, यानी 4 पाँव जिसके हों और सोने के लिए बीच में गद्दा डाला जाए, ऐसी चीज़ उसको चारपाई कहा जाता है। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, यानी भैंस के पीछे के 2 पैरों को कहाँ से बांधा, जिस चारपाई पे चाचा जी सोए हुए हैं उसके पायों से 2 पाँव को बांधा गया। मतलब हिम्मत देखो आप, आगे पीछे का कुछ सोचना ही नहीं है कि बेचारे चाचा जी का क्या हाल होने वाला है, ठीक है। और आगे के 2 पैरों को बांधने की कोशिश कर ही रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर जो वो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि किसी आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे, ठीक है। अब चाचा जी सोए हुए हैं और अगले पाए से पीछे के दोनों पाँव बांध दिए हैं और आगे के दोनों पाँव बांधे। उससे पहले भैंस एकदम से हरकत में आई और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। और जब दौड़ना शुरू किया तो चाचा जी की नींद खुली, क्योंकि चाचा जी सोए हुए हैं। अब वो नींद में भी क्या देख रहे हैं, शायद वो कोई सपना देख रहे हैं कि कहीं पे वो आराम से सोए सोए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब चारपाई एक ड्रम से टकराई, अब आप सोचो कि आप किसी पे जा रहे हो और वो किसी से टकराए तो सबसे पहले तो पूरा शरीर में झंझनाहट सी हो जाती है। और उसके बाद भी पानी के ड्रम से, यानी पानी छिटक कर जब आया तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं तो सपने में नहीं हूँ, मैं जग रहा हूँ और आसपास बड़ा आंधी तूफान है, ठीक है। और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी हालत क्या है, कि उनकी चारपाई को भैंस के 2 पाँव से बांध दिया गया और भैंस आगे दौड़ रही है, तो ऐसी स्थिति देखते ही उन्होंने क्या करा कि जिन्होंने बच्चों को इस तरीके से खुला छोड़ा था उनको वो भला बुरा कहने लगे, ठीक है। और इधर उन बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है, चाचा की जान हलक में अटकी हुई है कि अब क्या होगा। उन्होंने जो चारपाई थी, अपनी जो नवार थी या जो रस्सी गुथी हुई थी चारपाई में, दोनों हाथों से उसको इकट्ठा पकड़ा है और बेचारे भैंस के पीछे पीछे अच्छी खासी बारह उनकी बजी हुई है। तो ये देखकर क्या हो रहा है कि सबको बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। चारपाई पे लेटे लेटे चाचा जी को गुस्सा आ रहा है, जिन्होंने बच्चों को काम बताया उनके ऊपर चाचा जी को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है। और इधर बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है, भैंस भागी जा रही है और पीछे पीछे उसके पीछे चारपाई पे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा खोल दिया। तभी किसी बच्चे को याद आया, आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाय या भैंस को दूहा जाता है, उसका दूध निकाला जाता है तो उसके पास उसके बच्चे को लाकर खड़ा किया जाता है। तो तुरंत किसी को याद आया कि भैंस का बच्चा तो हमने खोला ही नहीं है, और उसने तुरंत जाते ही भैंस का जो बछड़ा था उसको खोल दिया, तीर निशाने पर जा बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, ठीक है। जैसे ही बछड़े को खुला तो जो भैंस भाग रही थी वो ममता से व्याकुल हो गई, यानी अपनी ममता से बेचैन हो उठी और उसने तुरंत अपने खुरों को ब्रेक लगाया। खुर आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, खुर का अर्थ बहुत अच्छे से, गाय भैंस के पैरों के नाखूनों को हम खुर कहते हैं। ब्रेक लगाया और जैसे ही वह रुकी, बछड़ा तत्काल जुट गया मतलब उसी क्षण, तत्काल यानी उसी क्षण जुट गया यानी किसी काम में लग गया। और उस वक्त उसका क्या काम था, भैंस का दूध पीना, ठीक है। अब वो दूध पी रहा है, जितने सब जने दूसरे गिलास कटोरे लेके लपके, क्योंकि बाल्टी तो भैंस की लात से गोबर में जा गिरी थी, ठीक है।
लेकिन जैसे बछड़े ने देखा दूसरे सब उसकी माँ का दूध निकालने आया, वह फिर बागी हो गया। बागी होना यानी विरोधी हो गया, विरोध में हो गया। ठीक है, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, अब वो बागी हो गया, ये विरोध में हो गया, यानी फिर कुछ छीना झपटी चालू हो गई। इस चक्कर में कुछ दूध तो ज़मीन पर गिरा और कुछ कपड़ों पर। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। जब दूध निकालते हैं ना तो वो धार से निकलता है, एक जैसी धार निकलती है थन में से। तो वही स्थिति है कि 2-4 धारें किसी गिलास कटोरी पर पड़ गई और बाकी का सारा क्या हुआ, बछड़ा दूध पी गया, यानी कि दूध भी किसी के हाथ नहीं लगा। और लेखिका कहती है कि यह सब कुछ ही मिनटों में हो गया, मतलब कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में ये सारा काम हो गया। चारों तरफ तूफान जैसा स्थिति हो, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। मतलब अब देखिए हालत कैसी हो गई कि चारों तरफ जो तूफान मचा उससे स्थिति घर में चारों तरफ क्या हो गई कि पूरे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, तसले, बाल्टियाँ, बर्तन टूटे फूटे इधर उधर बिखर रहे हैं और बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों को घर से बाहर निकाला गया एक बार के लिए। तूफ़ान की, जैसे कि हमारे घर में कभी तूफ़ान की वजह से मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बिखेरा हो जाता है बहुत तेज, तो हम लोग एक 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 करके काम निपटाते ना, वैसे ही घर के बड़े लोग अब उस घर को वापस व्यवस्थित करने के लिए जुट रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो बच्चों को बाहर निकाला गया, मुर्गियों को बाग में हाँक दिया गया, यानी बाग की तरफ धकेला गया उनको, और मातम मनाती हुई। मातम का अर्थ क्या होता है? मातम का अर्थ होता है दुख। ठीक है, मातम मनाती हुई तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए, यानी तरकारी वाले के जो नुकसान हो गया उसे जैसे तैसे उसे समझाया गया। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी और अम्मा का जो गुस्सा है वह क्या है, चरम पर है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार होने लगी। और तुरंत उसने एक फरमान जारी कर दिया अम्मा ने, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। ठीक है, वो क्या कह रही है मुखिया से कि या तो बच्चों से ही सारा काम करवा लो या मुझे ही रख लो, बच्चा राज कायम कर लो यानी बच्चों का शासन करवा लो। ठीक है, नहीं तो मैं चली मायके, नहीं तो मैं अपने पियर जा रही हूँ। मायके का अर्थ आप सबको पता है, मायके का अर्थ होता है पीहर, यानी कि लड़की के माँ बाप का जो घर होता है उसे पीहर कहा जाता है। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा कर कर पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। बटालियन यानी सेना की टुकड़ी, और कोर्ट मार्शल आप लोगों को वैसे पता होगा कि सेना में जब कोई सैनिक से गलती होती है तो उनके लिए कोई अदालतें नहीं होती। हमारी जो सामान्य सी अदालतें होती है उनके केस उसमें नहीं चलते, उनके केस अपनी खुद की उनकी अदालतें होती है, उनकी पूरी एक कमेटी बैठती है और उसके सामने वो पूरा केस रखा जाता है और उसी के आधार पर उनको सज़ा दी जाती है या बरी किया जाता है। तो बच्चों की भी एक बटालियन पूरा एक सैनिक ग्रुप हो गया था, ऐसा माना जा सकता है। तो अब्बा ने सबको एक कतार में खड़ा कर दिया और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर लिया, यानी सबको एक फरमान जारी कर दिया, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। मतलब जहां अब्बा सुबह से ये कह रहे थे कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, अब वही अब्बा कह रहे हैं कि रात का खाना बंद हो जाएगा अगर किसी काम को तुम लोगों ने हाथ लगाया तो। तभी किसी बच्चे ने धीरे से कहा, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया है कि अब चाहे जो कुछ हो जाए हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे। तो बच्चे भी क्या कह रहे हैं, मतलब किसी करवट शांति नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से बड़े जो लोग हैं घर के उनको शांति नहीं मिलती। ठीक है, हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए हम भी हिलकर पानी नहीं पिएंगे, यानी अब हम भी कोई कार्य नहीं करेंगे। हास्य कहानी थी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िएगा। जो शब्द आपको समझ में नहीं आए हों, उम्मीद करती हूँ
कि आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ लेंगे।